Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 5, magnetism and matter, and today is the last lecture with respect to theory and numerical of this chapter. Friends, on the last session, we are discussing a different type of magnetic materials. And so far, we had discussed three kind of magnetic materials: paramagnetic material, diamagnetic material, and the ferromagnetic material. Chalo, anybody will tell me what is the basic difference between the para and diamagnetic material? कोई कहेगा मुझे पैरामैग्नेटिक मटेरियल का डेफिनेशन क्या है और डायमैग्नेटिक मटेरियल का डेफिनेशन क्या है, या दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? कोई बता सकेगा मुझे? So the Para outermost valence shell, in the outermost valence shell, if one orbital has only one electron, then it is called paramagnetic. हाँ, तो इसके द्वारा क्या होता है कि एक्सटर्नल मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है या इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होता है कि उसके कुछ डाइपोल मोमेंट वहां पे रहेगा। वो अगर इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा कि कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल in which the atoms or molecule possess some permanent magnetic dipole moment. तो जिस मटेरियल के अंदर जो मोलेक्यूल्स एटम्स है उसके पास अगर कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसके एटम्स या मोलेक्यूल्स को, तो एटम्स या मोलेक्यूल्स के पास कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो उसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। बट डायामैग्नेटिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, उसका ऑर्बिटल मोशन ऐसे होता है कि बिकॉज ऑफ दैट उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। तो डायामैग्नेटिक का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। नंबर 2, अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो, तनिष आपने वो काम नहीं किया? हाँ सर, मैंने आपको एक काम दिया था। अच्छा हाँ सॉरी सर, वो डिफरेंस। हाँ सर। सेकंड वन, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है कि उसके अंदर का इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक के मटेरियल के अंदर क्या होता है कि हमने जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वापस से अंदर की साइड इंड्यूस होता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड इंक्रीज होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी जो ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है पैरामैग्नेटिक में। while in the case of diamagnetic material what happened, अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होता है अंदर की साइड, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है। तो डायामैग्नेटिक के अंदर क्या होगा कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा डिक्रीज होगा बिकॉज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक में रिड्यूस होता है। इसी की वजह से हम उसको कह सकते हैं कि उसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव है। पैरामैग्नेटिक को अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसको जो फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कोई मुझे बता पाएगा? टुवर्ड्स द लार्जर इंटेंसिटी रीजन और लोअर इंटेंसिटी रीजन, कहां पे लगेगा? कोई बताएगा मुझे? लो इंटेंसिटी। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अट्रैक्ट होगा हायर। उसका टेंडेंसी हायर इंटेंसिटी तरफ जाने का होगा, हायर इंटेंसिटी तरफ वो अट्रैक्ट होने का ट्राई करेगा। while a diamagnetic material tends to go to the region having a lesser intensity। कौन कौन से मटेरियल पैरामैग्नेटिक है? तो ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर क्लोराइड एट HTP, these are the paramagnetic material। डायमैग्नेटिक कौन सा है? तो गोल्ड, सिल्वर, वाटर, कॉपर, these are the diamagnetic material। कहीं पे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि amongst the following which is a diamagnetic,
कहीं पे मैंने देखा था ये क्वेश्चन कि अमोंगस्ट द फॉलोइंग विच इज द डायमैग्नेटिक, ऑप्शन ए थम्स अप, ऑप्शन बी कोका कोला, ऑप्शन सी पेप्सी एंड ऑप्शन डी बिस्लेरी। तो कौन सा डायमैग्नेटिक होगा? थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, बिस्लेरी, बोलो। Bisley. Bisley. Water, Bisley. water is a diamagnetic material, so Bisley should be the right choice. So diamagnetic material नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसका टेंडेंसी लोअर इंटेंसिटी रीजन में जाने का होता है। अब हमने लास्ट में क्यूरीज लॉ भी डिस्कस किया था। मैडम क्यूरी के हस्बैंड जो पियर क्यूरी है उसने वो डिराइव किया था कि भाई क्यूरीज लॉ में क्या था कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम इन प्रोपोर्शन होता है एंड टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। सो दैट वाज द क्यूरीज लॉ, वो भी हमने डिस्कस किया था। बट क्यूरीज लॉ वैलिड ओनली फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल एज वेल एज इट कैन होल्ड, इट इज होल्डिंग अप टू ओनली द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। एक बार अगर सारे एटम्स मोलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो एट दैट टाइम मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसको सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। आफ्टर दैट बियॉन्ड द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इफ यू ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर देन ऑल्सो मैग्नेटाइजेशन कैन नॉट बी इंक्रीजेस बिकॉज इसका सैचुरेशन हो गया है। तो क्यूरीज लॉ हम ऐसा कह सकते हैं कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक ही वैलिड है। उसके बाद हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिस्कस किया था और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में का भी डेफिनेशन ऐसा ही है कि भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी उसके हर एक एटम एंड मॉलिक्यूल यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट पोजेस करते हैं। पैरामैग्नेटिक के भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट पोजेस करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के भी मॉलिक्यूल्स एटम्स डाइपोल मोमेंट पोजेस करते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर पैरामैग्नेटिक भी डाइपोल मोमेंट पोजेस करता है, फेरोमैग्नेटिक भी डाइपोल मोमेंट पोजेस करता है एवरी एटम मॉलिक्यूल, तो फिर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो किसी को पता है? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कोई बोलेगा? सर पैरामैग्नेटिक में वैसे डाइपोल में जीरो हो ही जाता है, वो बट तो उसमें हर फेरोमैग्नेटिक एक का एटम का डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होता है और वैसे फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में पूरा नहीं क्लस्टर होता है। नहीं, फेरोमैग्नेटिक का भी नेट डाइपोल मोमेंट सर पूरे मटेरियल का देखते हैं तो फेरोमैग्नेटिक का भी जीरो ही होता है, पैरामैग्नेटिक का भी पूरे मटेरियल का जीरो ही होता है, फेरो में भी पूरा मटेरियल का तो जीरो ही होता है। दिस इज नॉट द डिफरेंस। चलो और कोई? सर 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 जो पैरामैग्नेटिक जो होता है उसमें जो एटम जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरह, नहीं उसकी नहीं तरह। गलत 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 गलत। सर बोलो कोई और। फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स होते हैं और पैरामैग्नेटिक में नहीं होते। साकिर had given the right answer। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन स्ट्रक्चर होता है, पैरामैग्नेटिक में कोई डोमेन नहीं होता है। अब डोमेन का मतलब क्या हुआ? तो डोमेन का मतलब ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर्स है, छोटे छोटे साइजेस है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल 1 मिलीमीटर के साइज के, जिसमें 10 पावर 11 जितने एटम्स है, बट वो हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब फेरोमैग्नेटिक जो पूरा मटेरियल होता है वो छोटे छोटे रीजन में डिवाइडेड होता है। दैट स्मॉल रीजन इन विच all the molecules possess the dipole moment in the same direction. The small region in the ferromagnetic material in which all the atoms molecules possess the dipole moment in the same direction is called a domain. डोमेन का जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है और उसके अंदर जितने भी एटम्स है, एक डोमेन के अंदर जनरली 10⁻11 जितने एटम होते हैं, वो सबका डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर कोई एक डोमेन का, अगर मैं नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करूं एक डोमेन का, तो वो जीरो नहीं होगा बिकॉज एक डोमेन का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा बिकॉज उसके सारे एटम्स मोलिक्यूल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द वन डोमेन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज नॉट जीरो, बट व्हेन यू डील विद द होल मटेरियल, तो पूरे मटेरियल के अंदर जो डोमेन्स होते हैं ना, वो वापस से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो मतलब जब आप पूरे मटेरियल की बात करोगे तो वापस से क्या हो जाएगा कि पूरा मटेरियल अगर हम देखते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट वापस से जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिकली डोमेन स्ट्रक्चर बताया हुआ नहीं है, बट मैं आपको बताऊँ किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये पैरामैग्नेटाइजेशन, देखो ये रहा। हम्म, ओके, यहाँ पे टॉपिक लिखा है पैरामैग्नेटाइजेशन, पैरामैग्नेटिज्म, एंड उसमें समझाया है वापस से, आधा पैरामैग्नेटिज्म समझाया, आधा फेरोमैग्नेटिज्म समझाया है, थोड़ी देर के बाद फेरोमैग्नेटिज्म समझाया हुआ है। तो क्या होता है मैं आपको बताऊं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जो पूरा मटेरियल है उसके अंदर डोमेन स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होगा कि मटेरियल जो होता है उसके अंदर ऐसे अलग अलग टाइप के डोमेन्स होते हैं, और पूरा जो मटेरियल है वो ऐसे डिफरेंट डोमेन स्ट्रक्चर में डिवाइड कर किया होता है। और एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स है का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में रहता है। तो मतलब ईच डोमेन इज मैग्नेटाइज्ड, आई कैन से ईच डोमेन इज मैग्नेटाइज्ड, बट अलग अलग डोमेन के अंदर ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है। तो अब आप पूरे मटेरियल का अगर फाइंड करोगे तो व्हाट विल बी द नेट डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज द नेट मैग्नेटाइजेशन। डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड है, तो पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा भैया? जीरो जीरो। हाँ, एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैं, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब अभी जो क्वेश्चन है दैट इज इंपॉर्टेंट, हिस्टेरिसिस कर्व। तो ये जो टॉपिक है हिस्टेरिसिस साइकिल, इसको हिस्टेरिसिस साइकिल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो व्हाट हैपनिंग to the ferromagnetic material when it is placed in the uniform magnetic field, or when we apply the magnetic field in the ferromagnetic material, then what happened. Draw the graph of B versus H, where B is the applied magnetic field, and याद है ना आपको H क्या है, वो magnetic intensity है। याद है H किसको बोलते थे, वो IF, स्मॉल IF को बोलते थे। तो अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्कस दी effect of the magnetic field in the ferromagnetic material and also discuss the hysteresis cycle. So the topic name is effect of magnetic field on ferromagnetic material and hysteresis cycle. So if we draw the diagram of B versus H, B is a net magnetic field inside the material and H is the magnetic intensity, then it is said to be a hysteresis cycle. अब देखो क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको बताऊं। सपोज के हमारे पास कोई ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अलग अलग टाइप के डोमेन्स है, अलग अलग जगह पे पूरा जो मटेरियल है वो डिफरेंट डोमेन में डिवाइड किया हुआ है।
ओके, अब मैं है ना, ये अलग अलग डोमेन्स है, तो डोमेन में अलग अलग डायरेक्शन में उसका डाइपोल मोमेंट होता है। सो नेट डाइपोल मोमेंट वैसे पूरे मटेरियल का 0 हो जाता है। अब मैं ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे अप्लाई किया पता है आपको? मैं ये जो पूरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, उसको मैं सोलेनॉइड के अंदर डाल दूंगा एंड सोलेनॉइड में से मैं करंट पास करूंगा। तो ये पूरा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैंने है ना सोलेनॉइड के अंदर डाला हुआ है ऐसे। तो ये करंट IF के वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और आपको ये पता है ना फ्रेंड्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाज, वी हैड रिटन दैट इन प्लेस ऑफ स्मॉल IF, एंड स्मॉल IF इज इक्वल टू, याद है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू कैपिटल IF। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू कैपिटल IF, दैट वाज अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना रखना वो हमारे हाथ में है। बाहर से कितना, जितना ज्यादा करंट पास करोगे आप उतना H बढ़ेगा। मतलब H को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और वी कैन से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो μ0H होता है। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना रखना वो हमारे हाथ में है, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल IF। So H is going to be changed and so that B0 is also going to be changed. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ग्रेजुअली ये IF का वैल्यू बढ़ाऊंगा, मतलब H बढ़ाऊंगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाऊंगा। बट इनिशियली मटेरियल के अंदर कोई मैग्नेटाइजेशन इनिशियली नहीं मिलेगा। इनिशियली मटेरियल के अंदर कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो डोमेन के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। मतलब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कुछ रिस्पॉन्स नहीं देंगे इनिशियली। बट जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो दो डोमेन के बीच में जो डोमेन वॉल है, डोमेन की बाउंड्री है, तो वहां पे जो एटम्स होते हैं वो थोड़े सबसे पहले वो रिस्पॉन्स करेंगे, बिकॉज डोमेन के वॉल में जो एटम्स होते हैं वो एक भी डोमेन में नहीं है। तो उसको पता नहीं, डोमेन के वॉल, दो डोमेन के वॉल बीच में जो बाउंड्री है, तो उसमें जो एटम्स होते हैं उसको पता नहीं चलता है कि भाई मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे ये डोमेन के साथ जाना है या ये डोमेन के साथ जाना है। बट जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि भाई मुझे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में के डायरेक्शन में जाना है। तो क्या होगा कि इनिशियली जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो मटेरियल के एटम्स कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बट जो दो डोमेन के बीच में जो एटम्स है वो सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगे। वो क्या करेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने का ट्राई करेंगे। और जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो ऐसे ऐसे सारे एटम्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने का ट्राई करेंगे। मतलब जो डोमेन ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था, जो डोमेन ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था, उसका साइज बढ़ता जाएगा, बाकी सब डोमेन का साइज डिक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे जो एटम्स है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। मतलब मटेरियल में अब एक ही डोमेन बचेगा। कोई बताएगा ये जो स्टेट है मटेरियल का उसको क्या बोलते हैं? When all the atoms are aligned in the direction of external magnetic field, that state of the material is known as a, कोई बताएगा मुझे? जब सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा तो मटेरियल के पूरे एटम्स एक ही डायरेक्शन में है, पूरे मटेरियल में एक ही डोमेन है। तो कोई मुझे बताएगा ये स्टेट को हम क्या बोलेंगे मटेरियल की? Saturation. परफेक्ट, इसको बोलेंगे सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। दैट इज नेम्ड एज अ सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो ग्राफ कैसा मिलेगा?
तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि स्टार्टिंग में हम H का वैल्यू बढ़ाएंगे, बट मैग्नेटाइजेशन अंदर का कुछ खास मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में तो H का वैल्यू बढ़ेगा बट B नहीं बढ़ेगा। बट आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, B का वैल्यू भी फटाफट फटाफट इंक्रीज होने लगेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप एच बढ़ाओ तो भी अंदर का मैग्नेटाइजेशन बढ़ नहीं पाएगा, बिकॉज वो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो गया है। मतलब अभी क्या हुआ है कि सारे एटम्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। हित सोयांतर, हित इज देयर, हित सोयांतर, हित सोयांतर। Heat is there. Heat soyantar. Heat is there. Okay. चलो अब मेरा इंटेंशन ऐसा है कि मैं वापस से ये जो पूरे डोमेन है उसको वापस से मुझे रैंडमाइज करना है। वो सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन तो हो गए हैं, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो गया है। अब मेरा टारगेट ऐसा है कि मैं वापस से उसको रैंडमाइज कर दूं, वापस से उसको नेट मैग्नेटाइजेशन 0 कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस से ये जो IF का वैल्यू है वो मैंने पहले इंक्रीज किया था, H का वैल्यू अब मैं डिक्रीज करूंगा। बट ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि भले ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दो, मतलब भले ही आप H का वैल्यू 0 कर दो, बट the resultant magnetic field inside the material will not be 0, and this is known as a retentivity. That is known as a retentivity. इसको retentivity और रेमेनेंस बोलते हैं। मतलब आपने ये फेरोमैग्नेटिक, मतलब आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, these are the three material, iron, nickel and cobalt. These three materials are basically ferromagnetic material. और उसके एलॉय भी हम बोल सकते हैं, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट के एलॉयज भी फेरोमैग्नेटिक है। तो उसका ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि भले ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हो, बट अंदर जो एक बार पूरा मैग्नेटाइजेशन हो गया, सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो वो वापस से रैंडमाइज नहीं होंगे। मतलब भले ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया, बट अंदर जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा, वो it will be remains inside the material, and that is why it is known as a retentivity or remanence. And that is why this kind of materials are used to prepare a magnet. तो हम ये जो बार मैग्नेट या ये जो सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हम बार मैग्नेट वगैरह का जो यूज करते हैं, वो इसी हिसाब से बनते हैं कि पहले हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मटेरियल को रखेंगे, और फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप रिमूव कर देते हो तो भी वो मटेरियल एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। चलो, मतलब H का वैल्यू 0 है तो भी B का वैल्यू 0 नहीं है, उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। अब मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं कुछ भी करके ये B को 0 करूं, तो कोई मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी करके मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है, मटेरियल का नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 करना है, मतलब मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है। तो कोई बताएगा अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई बताएगा अब मुझे क्या करना चाहिए? तनिष? हाँ सर। चलो, मुझे मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी सोचना है आपको। सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी क्रिएट करेंगे कि वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने इनिशियली जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे। तो अब मैं है ना H का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करूंगा। तो वैसे डोमेन के अंदर
जो मैग्नेटाइजेशन है, डोमेन के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, और हम जो मैग्नेटिक फील्ड अब हम जो अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो हम अब अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, अब हम नेट मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या करने का ट्राई करेगा, वो अंदर का मैग्नेटाइजेशन को रिड्यूस करने का ट्राई करेगा। तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि जैसे 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 आप एच का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी का वैल्यू डिक्रीज होगा, और एक पर्टिकुलर एच का वैल्यू ऐसा मिलेगा, एक पर्टिकुलर एच का वैल्यू हमको ऐसा मिल जाएगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बिकम्स जीरो। तो मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, मटेरियल का नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के लिए जो एच का वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको कोर्सिविटी बोलते हैं, उसको कोर्सिविटी बोलते हैं। मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एच का वैल्यू, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो वैल्यू है, उसको कोर्सिविटी बोलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं जो एच का वैल्यू वापस से अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करता जाऊंगा। मटेरियल तो डीमैग्नेटाइज हो गया, सारे एटम्स, सारे डोमेन्स रैंडमाइज हो गए, बट अब मैं स्टिल आई एम गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द एच इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो सोचो, अगर मैं अभी भी एच का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करता ही जा रहा हूँ, तो अब क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? मैं अपोजिट डायरेक्शन में एच का वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ, सर तो फिर मैग्नेटाइज हो गया। तो वापस से सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, बट कौन से डायरेक्शन में? तो मटेरियल वंस अगेन अचीव स्टेट ऑफ द ऑपोजिट सैचुरेशन, बट इन द अपोजिट। अब सर वॉइस हो रहा है। हाँ, वापस से क्या होगा कि मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन अचीव करेगा। अब मैं, है ना, वापस से एच का वैल्यू ओरिजिनल डायरेक्शन में इंक्रीज करूंगा, तो वापस से मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। एच का वैल्यू मैंने जीरो कर दिया, बट स्टील मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा, कुछ बाकी बचेगा, उसको वापस से रिटेंटिविटी बोलते हैं, वापस से कोर्सिविटी आएगा, और मतलब मुझे पूरा ऐसा एक साइकिल मिलेगा, ऐसा पूरा एक साइकिल मिलेगा। इस जो साइकिल है उसको हिस्टेरिसिस साइकिल बोलते हैं। दिस साइकिल इज नोन एज अ हिस्टेरिसिस कर्व। तो ये जो साइकिल है उसको हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं। इसको जो अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे लास्ट बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें ऐसा पूछा था कि जस्ट ड्रॉ द हिस्टेरिसिस साइकिल फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड डिफाइन रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। तो फ्रेंड्स, अगर साइकिल ड्रॉ करने का बोलते हैं तो आपको एरो बताना है, एरो इज इंपॉर्टेंट। एंड रिटेंटिविटी का डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द external magnetic intensity H becomes zero, but still inside the material the net magnetic field will not be zero. This is known as this net magnetic inside the material when the H is zero is known as a retentivity. Coercivity का definition क्या है? The required value of the magnetic intensity H, the required value of magnetic intensity H to demagnetize the material is known as a coercivity. तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बी वर्सेस एच का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, इसको हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं। ये जो एरिया है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द हिस्टेरिसिस कर्व इज गिविंग अस द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट पर यूनिट वॉल्यूम। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द हिस्टेरिसिस कर्व गिविंग अस द एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। ये हिस्टेरिसिस साइकिल के द्वारा जो एरिया एनक्लोज हो रहा है उसको, ये एरिया जो है वो हमको एनर्जी लॉस इन द टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देता है। मैं आपको प्रूव करके दूं, यूनिट के हिसाब से प्रूव करके दूं मैं आपको। चलो, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ जो है ना वो एच के फॉर्म में है, ब्रेड्थ जो है वो बी के फॉर्म में है। एच का यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है, बी का टेस्ला होता है, बट आपको पता होगा कि टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। टेस्ला जो है वो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी है। एम्पियर एम्पियर गेट कैंसल, तो इट विल बी कम्स आउट टू बी अ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब एम मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर से डिवाइड करते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर तो जूल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टूड दैट द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस साइकिल
area enclosed by this cycle giving us the heat energy, lost heat energy per unit volume. तो फाइनली फ्रेंड्स ये हिस्टेरिसिस साइकिल का जो एरिया है वो आपको हीट एनर्जी, लॉस्ट हीट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देता है। जिसका हिस्टेरिसिस साइकिल वाइड है, मतलब जिसका रिटेंटिविटी ज्यादा है, चलो रिटेंटिविटी ज्यादा होना उसका मतलब क्या हुआ, रिटेंटिविटी ज्यादा होना उसका मतलब कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो किया हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने जीरो किया है तो भी अंदर के साइड बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है, अंदर रह जाता है। तो इस टाइप के मटेरियल को हार्ड फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, जिसका रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी ज्यादा है, जिसका रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी ज्यादा है उसको हार्ड फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। और इसका यूज परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज होता है। बट जिसका रिटेंटिविटी कम है, मतलब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो करते हैं तो अंदर का भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जिसका हिस्टेरिसिस साइकिल नैरोवर है तो उसका रिटेंटिविटी कम होगा। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो करेंगे तो अंदर का भी मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप के मटेरियल को सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रिपेयर करने के लिए सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज होता है। तो देखो एक चीज समझो कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना उसका परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। पैरामैग्नेटिक का परमिएबिलिटी वैक्यूम से ज्यादा है, बट फेरोमैग्नेटिक का जो परमिएबिलिटी होता है फेरोमैग्नेटिक का वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब जब मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मटेरियल चाहे हार्ड फेरोमैग्नेटिक है या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है, बट जब वो मैग्नेटिक फील्ड जब उसके अंदर होगा तो बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिकॉज उसका परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट अगर हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक की बात करें, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक की, तो नो डाउट वो है तो फेरोमैग्नेटिक, मतलब उसका परमिएबिलिटी तो ज्यादा ही है। मतलब ऐसा हुआ कि जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बहुत ही स्ट्रांग होगा। बट सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो करते हो, रिमूव करते हो, तो अंदर का भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। मतलब जब है तो बहुत स्ट्रांग है, जब कैंसिल किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर का भी ऑलमोस्ट जीरो हो गया। मतलब जब है तो बहुत ज्यादा है, नहीं है तो खत्म है। तो इस टाइप के मटेरियल का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए यूज होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम जीरो कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। डिस्कवरी में एक प्रोग्राम आता है, मेगा स्ट्रक्चर ऐसा नाम का एक प्रोग्राम आता है, तो इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज बताया हुआ है। तो कभी आप देखना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट, आयन के बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, तो क्या होता है कि वो जो मशीन होता है वो उसके आयन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है, और जैसे ही स्विच चालू करेंगे तो ये एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। तो क्या करेगा कि हैवी लोड जो आयन का मटेरियल है उसको वो अट्रैक्ट कर देगा, और जहां पे ले जाना है वहां पे उसको ले जाना होता है। और जैसे ही स्विच बंद करेंगे तो वो उसको मैग्नेट उसका खत्म हो जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो वहां पे गिर जाएगा। तो दिस इज द वे द हार्ड फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर यूज्ड। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन समझाए। एक तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्टेरिसिस कर्व एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड कोर्सिविटी रिटेंटिविटी का डेफिनेशन दो, ऐसा पूछ सकते हैं। नंबर 2, हार्ड फेरोमैग्नेटिक एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक क्या है और उसके यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो मैंने आपको बताया। हार्ड फेरोमैग्नेटिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी। एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, लेस रिटेंटिविटी, लेस कोर्सिविटी, बट हाई परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी तो ज्यादा ही होगा बिकॉज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और हार्ड फेरोमैग्नेटिक का यूज परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए होता है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स अब ऐसा है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना उसका जो परमिएबिलिटी हो ना बहुत ही ज्यादा होता है, उसका भी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है बट बहुत ही ज्यादा होता है। पैरामैग्नेटिक का भी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव,
but ferromagnetic का susceptibility much greater than the paramagnetic, and because of that relative permeability is much larger than 1, and that's why mu is much greater than mu 0. So these are the characteristic for the ferromagnetic material. Paramagnetic में only एक बार much आएगा, यहाँ पे much आएगा. तो पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है. तो अब सोचो कि हमारे पास एक मैग्नेट है, हमारे पास ये मैग्नेट है और हमारे पास 3 मटेरियल है, उसमें से कोई एक डायामैग्नेटिक है, कोई एक फेरोमैग्नेटिक है, कोई एक पैरामैग्नेटिक है. तो जो मैग्नेट से दूर जाएगा वो कौन सा होगा, कोई मुझे बताएगा? जो मैग्नेट से दूर जाएगा वो कौन सा मटेरियल होगा? डायामैग्नेट. वो डेफिनेटली डायामैग्नेटिक होगा. जो मैग्नेट के नजदीक आएगा बट धीमे धीमे नजदीक आएगा, थोड़ा अट्रैक्शन होगा बट कम अट्रैक्शनल होगा, तो वो कौन सा होगा? पैरामैग्नेट. पैरामैग्नेटिक. और जो एकदम ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होके आएगा वो होगा पैरामैग्नेटिक होगा. पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हायर इंटेंसिटी विद अ ग्रेट फोर्स. व्हाई? बिकॉज उसका ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है. तो ferromagnetic material will attract towards the higher intensity with the large force. तो क्या ये आपको समझ में आया पूरा चीज फ्रेंड्स? Is it understood friends? Yes or no? Yes sir. तो अगर आपके पास कुमार पब्लिकेशन का बुक है, अगर आपके पास कुमार पब्लिकेशन का बुक है तो मैं देख सकता हूं कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 36 एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 38 एक्सप्लेन कर दिया है. 36 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में प्रिपेयर करना है, 38 को भी आपको 2 मार्क्स में प्रिपेयर करना है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द 37th क्वेश्चन. व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर? तो क्यूरी टेम्परेचर क्या है? चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा मुझे? अरे अभी तो डिस्कस किया. पैरा मैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा भैया? Anybody? अरे बोल भी दो. पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो डोमेन का है, अदरवाइज दे आर सेम. चलो अब सोचो कि हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ. तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उसके जो एटम्स है या मोलिक्यूल्स है उसके साथ जो एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है, एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा या कम स्ट्रांग होगा? या टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज होगा या बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ या डिक्रीज होगा? बोलो फ्रेंड्स. अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करता हूं तो क्या होना चाहिए? वो जो बॉन्डिंग है उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? डिक्रीज होगा. तो मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा जो एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है, एक दूसरे के साथ जो डोमेन स्ट्रक्चर है, जो बॉन्डिंग के द्वारा जो डोमेन बन रहे हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा. सभी एटम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. तो जैसे ही वो सारे एटम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये डोमेन स्ट्रक्चर जो है फेरोमैग्नेटिक का वो वेनिश हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो जैसे ही वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो कैसा, तो फिर नाउ इट कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ, जैसे ही उसका डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो अब वो मटेरियल क्या बन गया, ऐसा कह सकते हैं हम? पैरामैग्नेटिक. वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया. तो द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं. द टेम्परेचर एट विच ferromagnetic material gets converted into the paramagnetic material is known as a Curie temperature. इसको Curie temperature बोलते हैं. And after achieving the Curie temperature, the susceptibility of
this converted paramagnetic material can be given by C1 upon T minus Tc, where Tc is a Curie temperature and T is a larger than Curie temperature. Applied temperature जब Curie temperature से ज्यादा होगा तो हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया है. And for that kind of situation, in this situation, the susceptibility can be given by this equation. ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है. बट अभी आपको खाली इस क्वेश्चन में से यू नीड टू प्रिपेयर ओनली द डेफिनेशन ऑफ द क्यूरी टेम्परेचर. आपको खाली क्यूरी टेम्परेचर का डेफिनेशन प्रिपेयर करना है. तो क्या फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया? इज इट ओके? यस सर, यस सर. चलो एक बार मैं देख लेता हूं कि कौन कौन मेरे साथ है. लेट मी चेक योर अटेंडेंस. एक बार मैं देख लेता हूं कि कौन कौन साथ में है मेरे.